बोल्शेविज्म के इतिहास में प्रमुख चरण। क्रांति की तैयारी के वर्ष 1903-05। हर जगह एक बड़े तूफान के आने का आभास हो रहा था। सभी वर्ग उथल पुथल और तैयारी की स्थिति में थे। विदेश में राजनीतिक निर्वासितों के प्रेस ने क्रांति की सभी बुनियादी समस्याओं के सैद्धांतिक पहलुओं पर चर्चा की। तीन मुख्य वर्गों के प्रतिनिधियों, तीन प्रमुख राजनीतिक प्रवृत्तियों, उदार बुर्जुआ, निम्न बुर्जुआ, लोकतांत्रिक जो सामाजिक लोकतांत्रिक और सामाजिक क्रांतिकारी लेबल के पीछे छिपे हुए थे, और सर्वहारा क्रांतिकारी ने कार्यक्रम और रणनीति के मुद्दों पर सबसे तीखा संघर्ष करके आसन खुले वर्ग संघर्ष का अनुमान लगाया और उसकी तैयारी की। 1905-07 और 1917-20 में जिन सभी मुद्दों पर जनता ने सशस्त्र संघर्ष किया, उनका अध्ययन उनके भ्रूण रूप में उस अवधि के प्रेस में किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। इन तीन मुख्य प्रवृत्तियों में जाहिर है कई मध्यवर्ती, संक्रमणकालीन या आधे अधूरे रूप थे। ये कहना अधिक उचित होगा कि वे राजनीतिक और वैचारिक प्रवृत्तियां, जो वास्तव में वर्गीय प्रकृति की थीं, प्रेस संस्थाओं, पार्टियों, गुटों और समूहों के संघर्ष में सघन हो गईं। ये वर्ग आसन लड़ाइयों के लिए अपेक्षित राजनीतिक और वैचारिक हथियार तैयार कर रहे थे। क्रांति के वर्ष 1905-07 सभी वर्ग खुलकर सामने आए। सभी कार्यक्रमगत और सामरिक दृष्टिकोणों का परीक्षण जनता की कार्रवाई द्वारा किया गया। अपने विस्तार और तीव्रता में हड़ताल संघर्ष का दुनिया में कहीं भी कोई समानांतर नहीं था। आर्थिक हड़ताल राजनीतिक हड़ताल में बदल गई और बाद में विद्रोह में। नेता के रूप में सर्वहारा वर्ग और नेतृत्व के रूप में अस्थिर और अस्थिर किसानों के बीच संबंधों का व्यवहार में परीक्षण किया गया। संघर्ष के स्वतःस्फूर्त विकास में संगठन का सोवियत रूप अस्तित्व में आया। सोवियतों के महत्व पर उस अवधि के विवादों ने 1917-20 के महान संघर्ष की भविष्यवाणी की। संघर्ष के संसदीय और गैर संसदीय रूपों का परिवर्तन, संसद का बहिष्कार करने और संसद में भाग लेने की रणनीति, संघर्ष के कानूनी और अवैध रूप, और इसी तरह उनके अंतर्संबंध और संबंध, ये सब असाधारण सामग्री द्वारा चिन्हित थे। जहां तक जनता और नेताओं, वर्गों और पार्टियों को राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांतों को पढ़ाने की बात है, तो इस अवधि का प्रत्येक महीना शांतिपूर्ण और संवैधानिक विकास के पूरे वर्ष के बराबर था। 1905 के ड्रेस रिहर्सल के बिना 1917 में अक्टूबर क्रांति की जीत असंभव होती। प्रतिक्रिया के वर्ष 1907-10 जारवाद विजयी हुआ। सभी क्रांतिकारी और विपक्षी दल ध्वस्त हो गए। राजनीति की जगह अवसाद, मनोबल, विभाजन, कलह, दलबदल और अश्लीलता ने ले ली। दार्शनिक आदर्शवाद की ओर झुकाव लगातार बढ़ता गया। रहस्यवाद प्रतिक्रांतिकारी भावनाओं का आवरण बन गया। हालांकि उसी समय यह महान हार ही थी जिसने क्रांतिकारी दलों और क्रांतिकारी वर्ग को एक वास्तविक और बहुत उपयोगी सबक सिखाया, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का सबक, राजनीतिक संघर्ष की समझ का सबक और उस संघर्ष को छेड़ने की कला और विज्ञान का सबक। जरूरत के समय ही व्यक्ति को पता चलता है कि उसके मित्र कौन हैं। पराजित सेनाएं अपना सबक सीखती हैं। विजयी जारवाद को रूस में पूर्व बुर्जुआ पितृसत्तात्मक जीवन शैली के अवशेषों के विनाश को गति देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बुर्जुआ लाइनों के साथ देश का विकास तेजी से आगे बढ़ा। वर्ग भेद से परे और ऊपर खड़े भ्रम, पूंजीवाद से बचने की संभावना के बारे में भ्रम हवा में उड़ गए। वर्ग संघर्ष ने खुद को बिल्कुल नए और अधिक विशिष्ट तरीके से प्रकट किया। क्रांतिकारी दलों को अपनी शिक्षा पूरी करनी थी। वे सीख रहे थे कि हमला कैसे किया जाए। अब उन्हें ये समझना था कि इस तरह के ज्ञान के साथ साथ यह भी सीखना होगा कि सही तरीके से पीछे कैसे हटना है। उन्हें ये समझना था, और क्रांतिकारी वर्ग को ये बात कड़वे अनुभवों से समझनी पड़ती है, कि जब तक हमला करना और पीछे हटना ठीक से नहीं सीख लिया जाता, तब तक जीत असंभव है। सभी पराजित विपक्ष और क्रांतिकारी दलों में से बोल्शेविकों ने सबसे व्यवस्थित तरीके से पीछे हटना शुरू किया। उनकी सेना को सबसे कम नुकसान हुआ, इसका मूल सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रहा, इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण विभाजन, गहराई और असाध्यता के मामले में सबसे कम मनोबल गिरा, और वे सबसे व्यापक पैमाने पर और सबसे सही और ऊर्जावान तरीके से काम फिर से शुरू करने की सबसे अच्छी स्थिति में थे। बोल्शेविकों ने ये केवल इसलिए हासिल किया क्योंकि उन्होंने क्रांतिकारी जुमलेबाजों को निर्दयतापूर्वक उजागर किया और निष्कासित किया, जो ये समझना नहीं चाहते थे कि किसी को पीछे हटना होगा, कि किसी को ये जानना होगा कि कैसे पीछे हटना है, और यह कि किसी को सबसे प्रतिक्रियावादी संसदों में, सबसे प्रतिक्रियावादी ट्रेड यूनियनों, सहकारी और बीमा समितियों और इसी तरह के संगठनों में कानूनी रूप से काम करना सीखना होगा। पुनरुत्थान के वर्ष 1910-14। पहले तो प्रगति अविश्वसनीय रूप से धीमी थी, फिर 1912 की लीना घटनाओं के बाद ये कुछ हद तक तेज हो गई।
अभूतपूर्व कठिनाइयों को पार करते हुए बोल्शेविकों ने मेंशेविकों को पीछे धकेल दिया, जिनकी मजदूर वर्ग के आंदोलन में बुर्जुआ एजेंटों के रूप में भूमिका 1905 के बाद पूरे पूंजीपति वर्ग द्वारा स्पष्ट रूप से महसूस की गई थी, और इसलिए पूंजीपति वर्ग ने बोल्शेविकों के खिलाफ हजारों तरीकों से उनका समर्थन किया। लेकिन बोल्शेविक ऐसा करने में कभी सफल नहीं होते अगर उन्होंने अवैध काम को कानूनी अवसरों के उपयोग के साथ जोड़ने की सही रणनीति का पालन नहीं किया होता, जिसे उन्होंने करने का एक बिंदु बनाया। कट्टर प्रतिक्रियावादी ड्यूमा के चुनावों में बोल्शेविकों ने मजदूर क्यूरिया का पूरा समर्थन हासिल किया। प्रथम साम्राज्यवादी विश्व युद्ध 1914-17। अत्यंत प्रतिक्रियावादी संसद के साथ कानूनी संसदवाद ने क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग की पार्टी बोल्शेविकों को सबसे उपयोगी सेवा प्रदान की। बोल्शेविक प्रतिनिधियों को साइबेरिया में निर्वासित कर दिया गया। सामाजिक साम्राज्यवाद, सामाजिक अंधराष्ट्रवाद, सामाजिक देशभक्ति, असंगत और सुसंगत अंतर्राष्ट्रीयता, शांतिवाद और शांतिवादी भ्रमों के क्रांतिकारी खंडन के सभी रंगों को रूसी प्रवासी प्रेस में पूर्ण अभिव्यक्ति मिली। द्वितीय इंटरनेशनल के विद्वान मूर्ख और बूढ़ी औरतें, जिन्होंने रूसी समाजवादी आंदोलन में गुटों की बहुतायत और उनके बीच चल रहे भयंकर संघर्ष पर अहंकार और तिरस्कार पूर्वक अपनी नाक भान सिकोड़ी थी, जब युद्ध ने उन्हें सभी उन्नत देशों में उनकी प्रशंसित वैधता से वंचित कर दिया, तो वे रूसी क्रांतिकारियों द्वारा स्विट्जरलैंड और कई अन्य देशों में किए गए विचारों के ऐसे स्वतंत्र अवैध आदान प्रदान और सही विचारों के ऐसे स्वतंत्र अवैध विकास के करीब भी कुछ भी व्यवस्थित करने में असमर्थ थे। यही कारण था कि सभी देशों के घोषित सामाजिक देशभक्त और काउट्स्कीवादी दोनों ही सर्वहारा वर्ग के सबसे बुरे गद्दार साबित हुए। बोल्शेविज्म 1917-20 में विजय प्राप्त करने में सक्षम होने के प्रमुख कारणों में से एक ये था कि 1914 के अंत से ये सामाजिक अंधराष्ट्रवाद और काउट्स्कीवाद, जिससे फ्रांस में लोम्बुएटिज्म, ब्रिटेन में फेबियन और स्वतंत्र लेबर पार्टी के नेताओं, इटली में टुराटी आदि के विचार मेल खाते हैं कि नीचता और नीचता को बेरहमी से उजागर कर रहा था। बाद में जनता अपने अनुभव से बोल्शेविक विचारों की शुद्धता के बारे में अधिक से अधिक आश्वस्त हो रही थी। रूस में दूसरी क्रांति फरवरी से अक्टूबर 1917। ज़ारवाद की बुढ़ापे और अप्रचलन ने सबसे पीड़ादायक युद्ध के प्रहारों और कठिनाइयों की सहायता से इसके विरुद्ध एक अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी शक्ति का निर्माण किया था। कुछ ही दिनों में रूस एक लोकतांत्रिक बुर्जुआ गणराज्य में तब्दील हो गया, जो युद्ध की परिस्थितियों में दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक स्वतंत्र था। विपक्ष और क्रांतिकारी दलों के नेताओं ने सरकार बनाना शुरू कर दिया, जैसा कि सबसे सख्त संसदीय गणराज्यों में किया जाता है। तथ्य यह है कि एक व्यक्ति संसद में एक विपक्षी दल का नेता था, यहाँ तक कि सबसे प्रतिक्रियावादी संसद में भी क्रांति में उसकी बात की भूमिका को सुविधाजनक बनाया। कुछ ही हफ्तों में मेंशेविकों और समाजवादी क्रांतिकारियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के यूरोपीय नायकों, मिनिस्टीरियलिज्म और अन्य अवसरवादी बदमाशों के सभी तरीकों और तौर तरीकों, तर्कों और कुतर्कों को अच्छी तरह आत्मसात कर लिया। अब हम जो कुछ भी शेडेमैन और नोस्केस के बारे में पढ़ते हैं, कॉत्स्की और हिल्फिर्डिंग, रेनर और ऑस्टलिट्ज, ओटो बाउर और फ्रिट्ज एडलर, तुराती और लोम्बुएट, फेबियन और ब्रिटेन की स्वतंत्र मजदूर पार्टी के नेताओं के बारे में पढ़ते हैं, ये सब हमें एक पुरानी और जानी पहचानी बात का एक नीरस दोहराव लगता है। मेंशेविकों के मामले में हम ये सब पहले ही देख चुके हैं। जैसा कि इतिहास में लिखा गया है, एक पिछड़े देश के अवसरवादी कई उन्नत देशों के अवसरवादियों के अग्रदूत बन गए। यदि द्वितीय इंटरनेशनल के सभी नायक दिवालिया हो गए हैं और सोवियतों तथा सोवियत शासन की महत्ता तथा भूमिका के प्रश्न पर स्वयं को अपमानित कर चुके हैं, यदि द्वितीय इंटरनेशनल को छोड़ चुकी तीन बहुत महत्वपूर्ण पार्टियों अर्थात जर्मन स्वतंत्र सामाजिक जनवादी पार्टी, फ्रांसीसी लोन्वेटिस्ट और ब्रिटिश स्वतंत्र मजदूर पार्टी के नेता स्वयं को अपमानित कर चुके हैं और इस प्रश्न में अत्यंत स्पष्ट ढंग से उलझ चुके हैं, यदि वे सभी स्वयं को निम्न बुर्जुआ लोकतंत्र पूरी तरह से 1848 के निम्न बुर्जुआ की भावना में जो स्वयं को सामाजिक जनवादी कहते थे के पूर्वाग्रहों के गुलाम दिखा चुके हैं, तो हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि हम मेंशेविकों के उदाहरण में ये सब पहले ही देख चुके हैं। जैसा कि इतिहास में दर्ज है, सोवियतें 1905 में रूस में अस्तित्व में आईं। फरवरी से अक्टूबर 1917 तक वे मेंशेविकों द्वारा गलत इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किए गए, जो सोवियतों की भूमिका और महत्व को समझने में असमर्थता के कारण दिवालिया हो गए। आज सोवियत सत्ता का विचार पूरी दुनिया में उभरा है और असाधारण गति से सभी देशों के सर्वहारा वर्ग के बीच फैल रहा है। हमारे मेंशेविकों की तरह द्वितीय इंटरनेशनल के पुराने नायक हर जगह दिवालिया हो रहे हैं, क्योंकि वे सोवियतों की भूमिका और महत्व को समझने में असमर्थ हैं। अनुभव ने साबित कर दिया है कि सर्वहारा क्रांति के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों पर सभी देशों को अनिवार्य रूप से वही करना होगा जो रूस ने किया है।
यूरोप और अमेरिका में आज अक्सर जो विचार देखने को मिलते हैं, उसके बावजूद बोल्शेविकों ने संसदीय और वास्तव में बुर्जुआ गणराज्य तथा मेंशेविकों के विरुद्ध अपना विजयी संघर्ष बहुत ही सावधानी से शुरू किया था, और इसके लिए उन्होंने जो तैयारियां की थीं, वे किसी भी तरह से सरल नहीं थीं। उल्लिखित अवधि की शुरुआत में हमने सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान नहीं किया था, बल्कि स्पष्ट किया था कि सोवियतों की संरचना और स्वभाव में बदलाव किए बिना इसे उखाड़ फेंकना असंभव था। हमने बुर्जुआ संसद संविधान सभा का बहिष्कार करने की घोषणा नहीं की, बल्कि कहा, और अप्रैल 1917 के बाद हमारी पार्टी के सम्मेलन ने पार्टी के नाम पर आधिकारिक रूप से यह कहना शुरू किया कि संविधान सभा वाला बुर्जुआ गणराज्य संविधान सभा के बिना बुर्जुआ गणराज्य से बेहतर होगा, लेकिन एक मजदूरों और किसानों का गणराज्य, एक सोवियत गणराज्य किसी भी बुर्जुआ लोकतांत्रिक संसदीय गणराज्य से बेहतर होगा। ऐसी गहन, सतर्क और लंबी तैयारियों के बिना हम अक्टूबर 1917 में विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे, या उस विजय को सुदृढ़ नहीं कर सकते थे।